हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम करते हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग शाला पर। फ्रेंड्स, हमारा जो ये चैनल था, ये हमने मेन चैनल अपना डीएसएसबी, केवीएस, सीटेट इनकी प्रिपरेशन के लिए बनाया था। और इसी वजह से हम कॉन्टिन्यूसली रोज़ या फिर 2-3 दिन में, हर 2-3 दिन में वीडियोस डाल रहे हैं। कुछ हमने साइकोलॉजी के लिए एनईपी की वीडियोस डाली थी, और ऐसे ही आज हम वीडियो लेकर आए हैं प्याजे के लिए। आज हम वीडियो लेकर आए हैं प्याजे के ऊपर। तो फ्रेंड्स, जो भी लोग सीटेट की या डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस या किसी भी टीचिंग एग्जाम की, एचटेट की, रीट की तैयारी कर रहे होंगे, तो उन्हें पता होगा कि प्याजे कितना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। और प्याजे, हर एग्जाम में प्याजे से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मतलब सीटेट के अंदर तो लगभग 3 से 4 क्वेश्चन पक्के होते ही होते हैं सीटेट में, 30 में से। एसएसबी के एग्जाम्स में भी लगभग 5 से 6 क्वेश्चन प्याजे के 100% आते ही आते हैं। तो इसलिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ, और जो मैं आज की वीडियो लेके आया हूँ, ये कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं प्याजे के, तो वो उसके बारे में लेकर आया हूँ मैं। और आप देखेंगे कि ये जो कंसेप्ट्स बताए गए हैं, बहुत ही कम लोग इन कंसेप्ट्स के बारे में जानते होंगे। उन्होंने ये पढ़े ही नहीं होंगे, और पढ़े होंगे तो आपको समझ में ही नहीं आए होंगे। तो मैंने इसलिए बहुत ईजी वे में इनको लिखा है, और मैं इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूंगा। और अगर आपने ये 3 पेज की पीडीएफ है, अगर ये आपने पढ़ ली अच्छी तरह, और आपने ये वीडियो पूरी अच्छी तरह देख ली, तो ये कंसेप्ट कभी भी किसी भी वे में क्वेश्चंस पूछे जाएं, आप उनको ईजिली कर लोगे। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। हमारा पहली जो हम स्टार्टिंग कर रहे हैं वो जीन प्याजे, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स ऑफ जीन प्याजे। तो जीन प्याजे मतलब साइकोलॉजिस्ट की जब बात आती है और साइकोलॉजी की बात आती है, तो जीन प्याजे को हम इग्नोर नहीं कर सकते। जीन प्याजे के जितने इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स थे, वो हम सारे इस वीडियो में नहीं पढ़ पाएंगे। तो मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें पूरी थ्योरी एक्सप्लेन करूंगा। इस वीडियो के अंदर मैं थ्योरी नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ कंसेप्ट्स बताऊंगा। वो कंसेप्ट्स जानने भी आपको बहुत ज़रूरी है। और जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसके अंदर मैं सारी थ्योरी एक्सप्लेन करूंगा आपको जीन प्याजे की। जीन प्याजे ने कौन सी स्टेजेस दी थी, किस स्टेज के अंदर क्या होता था, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टोटल 3 से 4 वीडियोज़ आएंगी। पहली वीडियो में मैं इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स बता रहा हूँ जीन प्याजे के। सेकेंड जो हमारी वीडियो आएगी, उसके अंदर मैं पूरा आपको थ्योरी समझा दूंगा, और उसके भी नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। और उसके बाद जो हमारी 1-2 वीडियोस और आएंगी, उनके अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो कवर करे जाएंगे, जो डीएसएसबी के एग्जाम्स में, केवीएस के एग्जाम्स में, या फिर सीटेट के एग्जाम्स में पूछा जा रहा है, और वो भी न्यू पैटर्न पे। जो भी न्यू पैटर्न पे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, वो सारे भी कवर करे जाएंगे। लेकिन फ्रेंड्स, प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चे ये सोचते हैं कि हम सिर्फ क्वेश्चंस कर लेते हैं, क्वेश्चंस को रटने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये साइकोलॉजी है, जब तक आपने थ्योरी या कंसेप्ट्स को नहीं समझा होगा, आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। क्योंकि मैं आपको चाहे 50 क्वेश्चन करवा दूं, चाहे 1000 क्वेश्चन करवा दूं प्याजे के, वो हल्का फुल्का घुमाकर क्वेश्चन को पूछ लेगा। तो अगर आपने थ्योरी नहीं समझी होगी, तो आप उन क्वेश्चंस को नहीं कर पाओगे। हमें रटना नहीं है, हमें समझकर चलना है। तो इसलिए हमें एक एक चीज़ पर ध्यान देना है। और अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, और मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ। जैसे मैंने एमसीडी का एग्ज़ाम क्लियर किया, मैंने 2 बार डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन का एग्ज़ाम क्लियर किया, सीटेट के अंदर 120+ मार्क्स है मेरे, एचटेट मैंने कितनी बार क्लियर किया है। तो ये जितने भी एग्ज़ाम्स मैंने क्लियर करे हैं, ये जिस वे में मैंने क्लियर करे हैं, उस वे के थ्रू ही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। और मैं 100% गारंटी देता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे, तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो पे। सबसे पहले फ्रेंड्स, दिया हुआ है कि जीन प्याजे का जो जन्म था वो 1896 में हुआ, और 1980 में उसकी डेथ हो गई। वॉज अ स्विस साइकोलॉजिस्ट था, हु हैड प्रोफाउंड इंटरेस्ट इन एपिस्टेमोलॉजी, अ ब्रांच ऑफ फिलोसफी। एपिस्टेमोलॉजी एक ब्रांच होती है फिलोसफी की। ये क्वेश्चन वैसे पहले तो पूछा गया है कई बार एग्जाम में कि उसका इंटरेस्ट मेनली किस में था, एपिस्टेमोलॉजी में। लेकिन अब मैं पिछले कुछ सालों से देख रहा हूँ कि लगभग 3 से 4 साल से ये क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। लेकिन फिर भी अगर पता हो तो बहुत अच्छा है। आगे बढ़ते हैं। ब्रांच ऑफ फिलोसफी कंसर्न विद नेचर ऑफ नॉलेज। आगे लिखा, लेटर ही डेवलप्ड कीन इंटरेस्ट इन चाइल्ड एंड कॉग्निटिव साइकोलॉजी। स्टार्टिंग में उसका इंटरेस्ट एपिस्टेमोलॉजी में था, जो एक ब्रांच है फिलोसफी की, लेकिन लास्ट में लेटर ही डेवलप्ड कीन इंटरेस्ट इन चाइल्ड एंड कॉग्निटिव साइकोलॉजी। लेटर उसने डेवलप कर लिया था अपना इंटरेस्ट चाइल्ड एंड कॉग्निटिव साइकोलॉजी में। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। इन 1920 ही एसोसिएटेड हिमसेल्फ विद एल्फ्रेड बाइनेट इन पेरिस। ये फ्रेंड्स क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है एग्जाम में कि प्याजे ने इंटेलिजेंट टेस्ट डेवलप करने में किसकी हेल्प करी थी। तो इसने एल्फ्रेड बाइनेट की हेल्प करी थी इन पेरिस। ये पहले काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन कि जो इंटेलिजेंट टेस्ट में किसकी हेल्प करी गई थी। तो लोगों को पता ही नहीं होता है कि प्याजे ने एल्फ्रेड के साथ भी काम किया था।
और जिन लोगों ने साइकोलॉजी अच्छी तरह पढ़ी होगी उन्हें पता है कि एल्फ्रेड बाइनेट बहुत मशहूर साइकोलॉजिस्ट था जिसने काफ़ी इंटेलिजेंस टेस्ट डेवलप करे थे, और आईक्यू का फंक्शन भी एल्फ्रेड बाइनेट ने ही बताया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स थे जो पियाजे ने दिए थे वो अपनी थ्योरी में भी यूज़ किए थे। ठीक है, सबसे पहला आ जाता है अडेप्टेशन। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ज़रूरी है ये अडेप्टेशन। सबसे पहले आ जाता है अडेप्टेशन, बहुत ज़रूरी है अडेप्टेशन। अब पढ़ते हैं हम इसमें लिखा क्या है। अकॉर्डिंग टू पियाजे, चिल्ड्रन हैव एन इनेट टेंडेंसी टू एडजस्ट विद द एनवायरनमेंट विच इज़ कॉल्ड अडेप्टेशन। कह रहा है कि पियाजे का ये कहना है कि बच्चे के अंदर जन्म से ही एक टेंडेंसी होती है इन्वायरमेंट के साथ एडजस्ट करने की। बच्चा अपने आप एडजस्ट करना सीख जाता है, उसे बोला गया है अडेप्टेशन। उसे बच्चे को जैसा भी माहौल दिया जाएगा बच्चा उसके अंदर एडजस्ट करेगा, उसे बोला जाता है अडेप्टेशन। और उसने अडेप्टेशन के 2 प्रोसेस बताए हैं। ही हैज़ गिवन 2 सब प्रोसेसेस ऑफ द प्रोसेस ऑफ अडेप्टेशन। अडेप्टेशन के ही 2 प्रोसेस बताए गए हैं जो कि हैं एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन। एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं। हमसे जो अब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि हमें एक सिचुएशन दे दी जाएगी, हमें कोई भी XYZ सिचुएशन दे दी जाएगी और हमसे कहेगा क्वेश्चन कि बच्चा इस सिचुएशन के अंदर एसिमिलेशन का यूज़ करेगा या फिर एकोमोडेशन का यूज़ करेगा। ठीक है, हमें कोई भी सिचुएशन दे दी जाएगी जिसमें हमसे पूछा जाएगा बच्चा इस सिचुएशन के अंदर एसिमिलेशन का यूज़ करेगा या फिर एकोमोडेशन का यूज़ करेगा। ठीक है, तो देखते हैं हम आगे कि क्या किसमें क्या यूज़ करा जाता है। फ्रेंड्स, कह रहा है कि एसिमिलेशन इज अ प्रोसेस इन विच द चाइल्ड टेक्स द हेल्प ऑफ प्रीवियसली लर्न स्कीम्स और मेंटल ऑपरेशंस। ये स्कीम्स और स्कीमाज और मेंटल ऑपरेशंस क्या होते हैं? ये वो होते हैं कि जो बच्चे ने पहले उसके बच्चे के दिमाग में है, बच्चे ने वो चीज़ें पहले कर रखी हैं। तो बच्चे के सामने जब कोई प्रॉब्लम आ जाती है और बच्चे को ये पता होता है कि मैंने इससे पहले भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम फेस करी थी और मैंने उस प्रॉब्लम से मैं ऐसे बाहर आया था या मैंने उस केस में ऐसा किया था, तो बच्चा उस टाइम पर एसिमिलेशन का यूज़ कर रहा है। आप ये समझिए कि जब भी प्रीवियस नॉलेज का यूज़ हो रहा है तब एसिमिलेशन का यूज़ हो रहा है। ठीक है, टू एडजस्ट टू द रियलिटी इन ऑर्डर टू सॉल्व द प्रॉब्लम। उस प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए जब बच्चा प्रीवियस नॉलेज का या प्रीवियस अपनी मेंटल ऑपरेशंस का यूज कर रहा है तो वो एसिमिलेशन है। लाइक क्वेश्चन हमें एक एग्जांपल भी दे रखा है, लाइक इफ अ बेबी पिक्स अप एन ऑब्जेक्ट एंड पुट्स इट इन इट्स माउथ, सो दिस वुड बी एन एग्जाम्पल ऑफ एसिमिलेशन। क्या हो रहा है कि अगर बच्चा कोई चीज उठा रहा है, कोई ऑब्जेक्ट उठा रहा है और उसे मुंह में ले रहा है, अपने माउथ में ले रहा है, तो ये एसिमिलेशन का एग्जाम्पल हुआ। कैसे? क्योंकि बच्चे को ये बात पता है कि वो दूध की बॉटल अपने माउथ में लेता है, तो इसलिए उसके जो उसने प्रीवियस उसकी नॉलेज थी या प्रीवियस उसके जो उसने मेंटल ऑपरेशंस किए थे वही यूज किया है। जैसे कि उसने दूध की बॉटल को, मिल्क की बॉटल को माउथ में लिया, ऐसे ही बच्चे ने कोई और ऑब्जेक्ट लेकर भी अपने माउथ में डाला। एज ही इज एसिमिलेटिंग द ऑब्जेक्ट विद द फेमिलियर एक्शन, दैट इज एक्शन ऑफ ईटिंग। जैसे खाना खाते हैं माउथ से, ऐसे ही बच्चे को लगा कि ये भी कोई खाने की चीज है, तो उसने अपनी प्रीवियस नॉलेज यूज करी, उसने वही मेंटल ऑपरेशन दोहराया। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं। समटाइम्स इट हैपन्स दैट द प्रीवियस फेमिलियर स्कीमास और मेंटल प्रोसेस डज नॉट वर्क इन अंडरस्टैंडिंग द रियलिटी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बच्चे की जो प्रीवियस नॉलेज होती है बच्चा उसे यूज नहीं कर पाता है। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है? इन सच अ सिचुएशन द चाइल्ड चेंज हिज प्लान। उन सिचुएशन में बच्चा अपने प्लान को चेंज करता है और कंसेप्ट और बिहेवियर सो दैट ही कैन अडेप्ट और एडजस्ट विद द न्यू इन्वायरमेंट। जैसे कई सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं जिसमें बच्चे को ये बात पता नहीं होती, बच्चे को पता ही नहीं लगता कि प्रीवियसली तो मैंने ऐसा कुछ देखा ही नहीं, कुछ ऐसा यूज ही नहीं कर पा रहा अपना माइंड। तो उस केस में हमारा एकोमोडेशन आ जाता है। जैसे इन्होंने हमें एक एग्जाम्पल भी दे रखा है, like if a child knows what a dog is but seeing a cat, when he changes his mental concept he notices some different characteristics of the cat, so this would be an example of accommodation। क्या होता है कि एग्जाम्पल में जो हमें बताया गया कि बच्चे ने डॉग को देखा हुआ है, लेकिन अगर एकदम से उसके सामने कैट आ जाएगी तो बच्चा देखेगा कि डॉग तो बार्क करता है, भौंकता है, डॉग का चलने का तरीका अलग है, डॉग की जो बॉडी पॉस्चर है वो अलग है, लेकिन जो कैट है वो बिल्कुल अलग है। वो बार्क भी नहीं करती, इतनी तेज उसकी आवाज़ भी नहीं आती, चलती भी आराम से है,
और साइज में भी छोटी होती है। तो बच्चे ने यहाँ पर क्या है, एकोमोडेट किया, उसने नया कंसेप्ट डाला अपने माइंड में, तो इसलिए ये एकोमोडेशन आ गया। अब हमसे कोई भी सिचुएशन देगा, क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, हमसे कोई भी सिचुएशन दी जाएगी और उसमें हमसे पूछा जाएगा कि इसमें बच्चा एसिमिलेशन का यूज करेगा, बच्चा इसमें एकोमोडेशन का यूज करेगा, या बच्चा इसमें एडेप्टेशन का यूज करेगा, या नन ऑफ द अबव, या कुछ और भी पूछ लेगा, या बोल देगा 1 and 2 बोथ, ऐसे करके भी हो सकता है। ठीक है, तो हमें ये बात समझनी है कि अडेप्टेशन तो प्रोसेस है जिसके अंदर सब प्रोसेस आते हैं, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन। अडेप्टेशन तो एक प्रोसेस है जिसके अंदर एसिमिलेशन और एकोमोडेशन सब प्रोसेसेस आते हैं। ठीक है, तो हमें उनमें से देखना है कि एसिमिलेशन हो रहा है, एकोमोडेशन हो रहा है, या फिर क्या हो रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और अब भी पूछे जा रहे हैं एग्जाम्स में, तो हमें इस चीज़ का पता होना चाहिए। आगे जब हम अपनी 3rd 4th वीडियो पे आएंगे प्याजे की, तो उसके हम सारे क्वेश्चंस करेंगे जिसमें इस टाइप के भी क्वेश्चंस हम करेंगे, और तब आपको पता लगेगा कैसे एसिमिलेशन और एकोमोडेशन में डिफरेंस होता है। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट पेज की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, पहला हमने जो कंसेप्ट पढ़ा था वो हमारा एडेप्टेशन था, पहला हमारा एडेप्टेशन था। एडेप्टेशन हमने अच्छी तरह कर लिया है। अब हम इक्विलिब्रियम पे आ गए। इक्विलिब्रेशन समझ के आपने जब रीड किया इक्विलिब्रेशन तो कुछ आपको समझ में आया? मतलब इक्विलिब्रेशन कुछ ऐसा होता है कि बैलेंस करना है। क्या करना है? बैलेंस। आप ये देखेंगे कुछ इक्विलिब्रियम पे आना, इक्विलिब्रेशन कुछ ऐसा है कि जैसे बैलेंस करना है। ठीक है, तो यही है, बैलेंस ही करना है। आगे पढ़ते हैं इसमें हम। द कंसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम इज सिमिलर टू द कंसेप्ट ऑफ अडेप्टेशन। इक्विलिब्रेशन का कंसेप्ट भी सिमिलर है अडेप्टेशन जैसा। इक्विलिब्रेशन इज अ प्रोसेस बाय विच द चाइल्ड मेंटेन्स अ बैलेंस between the process of assimilation and adjustment. Thus, equilibration is a kind of self-regulatory process. Equilibration क्या होता है? Equilibration क्या होता है कि जब बच्चे के सामने ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाती है जो बच्चे को सॉल्व करनी है, तो उस टाइम पे बच्चे को बैलेंस बनाना होता है एसिमिलेशन और एडजस्टमेंट के अंदर। बच्चे को उस प्रॉब्लम से बाहर आना होता है, उसी टाइम उसे इक्विलिब्रेशन का यूज करना होता है। पियाजे सेड दैट when a child is faced with a situation or a problem that he had never experienced, it creates a kind of cognitive disequilibrium in him. कह रहा है कि बच्चे के सामने कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाए जो बच्चे ने पहले कभी ना देखी हो, तो उसके जो माइंड के अंदर एक कॉग्निटिव डिसिक्लिब्रियम हो जाता है। मतलब बच्चे को उस प्रॉब्लम में जब फंस जाता है तो उसे समझ में नहीं आता क्या करे, फिर विच हैज़ टू बी ओवरकम और इन विच टू बैलेंस he starts the process of assimilation or adjustment or both in order to bring. ऐसे सिचुएशन में जब बच्चा फंस जाता है, उसके सामने कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो कॉग्निटिव डिसिक्लिब्रियम हो जाता है। तो उस प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए उसे बैलेंस करना पड़ता है, और जो वो बैलेंस करता है, ही स्टार्ट्स द प्रोसेस ऑफ एसिमिलेशन और एडेप्टेशन। जो एसिमिलेशन को यूज करता है या एडजस्टमेंट करता है या एकोमोडेशन करता है, और इन बोथ इन ऑर्डर टू ब्रिंग, तो उसी प्रोसेस को हमारा इक्विलिब्रेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इक्विलिब्रेशन, जो हम बैलेंस करते हैं उसी को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब है कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। द मेंटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ चाइल्ड, द सेट ऑफ मेंटल एबिलिटीज इज कॉल्ड अ कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। कह रहा है कि जो बच्चे के दिमाग में कुछ मेंटल ऑर्गेनाइजेशन होती है, कुछ एबिलिटीज पहले से सेट होती हैं, सेट ऑफ मेंटल एबिलिटीज होती हैं, वो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर कहलाता है। किसी सिचुएशन में बच्चे को क्या करना है, बच्चे का जो दिमाग है वो एक ही तरह से चलता रहता है, तो वो हमारा कॉग्निटिव स्ट्रक्चर होता है। इट इज ऑन द बेसिस ऑफ द कॉग्निटिव स्ट्रक्चर दैट अ 1 year old child is understood to be different from a 3 year old child. क्या कह रहा है कि कॉग्निटिव स्ट्रक्चर की वजह से ही 1 साल के बच्चे में और 3 साल के बच्चे में डिफरेंस होता है। 3 साल के बच्चे का सोचने का तरीका अलग होता है और 1 साल के बच्चे का सोचने का तरीका अलग होता है। एक सिचुएशन में 1 साल का बच्चा अलग तरीके से, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर उसका अलग है तो वो अलग वे में बिहेव करेगा, और 3 साल का या 5 साल का बच्चा अलग कॉग्निटिव स्ट्रक्चर की वजह से अलग वे में बिहेव करेगा। ठीक है, तो जो हमारी मेंटल ऑर्गेनाइजेशन होती है या सेट ऑफ मेंटल एबिलिटीज होती है, वही हमारा कॉग्निटिव स्ट्रक्चर होता है। आगे देखिए, मेंटल ऑपरेशंस। व्हेनेवर अ चाइल्ड वर्क्स ऑन सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, ही इज कंसिडर्ड टू बी डूइंग अ मेंटल ऑपरेशन। जब भी बच्चा किसी प्रॉब्लम से बाहर आने की कोशिश करता है या किसी भी काम को कर रहा होता है, तो वो मेंटल ऑपरेशंस को यूज करता है। ही इज कंसिडर्ड टू बी डूइंग अ मेंटल ऑपरेशन। देयरफॉर इन
पियाजे's थ्योरी मेंटल ऑपरेशन इज अ मेजर टूल ऑफ थिंकिंग। हम आगे पियाजे की थ्योरी करेंगे तो उसमें भी मेंटल ऑपरेशंस का यूज कई बार दिखेगा, जिक्र दिखेगा आपको। इन दिस वे इट कैन बी सेड दैट द एक्टिवेशन ऑफ कॉग्निटिव स्ट्रक्चर इज द मेंटल ऑपरेशन। बच्चा जब कॉग्निटिव स्ट्रक्चर जो मेंटल एबिलिटीज होती हैं उनका यूज कर रहा होता है तो उसी को कहा जाता है बच्चा मेंटल ऑपरेशन का यूज कर रहा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हम कंजर्वेशन की तरफ। This is an important concept of Piaget's theory. Conservation refers to the ability to recognize and explain both the change and constancy in the environment and the ability to separate changes in the appearance of an object from changes in its substance. This is one of the concepts of Piaget's theory on which psychologists have done most research. तो ये भी कह रहा है कि साइकोलॉजिस्ट ने सबसे ज़्यादा रिसर्च करी है कंजर्वेशन की तरफ। अब कंजर्वेशन होता क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ कि कंजर्वेशन होता क्या है। अच्छा, ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एबिलिटी, क्वेश्चन नहीं हमारा जो ये कंसेप्ट है ये क्या कह रहा है, एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एंड एक्सप्लेन बोथ द चेंज एंड कंस्टेंसी इन एनवायरनमेंट एंड द एबिलिटी टू सेपरेट चेंजेस इन द अपीयरेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम चेंजेस इन इट्स सब्सटेंस। देखिए, मान लीजिए कि दो ऑब्जेक्ट हैं, दो कंटेनर है हमारे, ये मैंने कंटेनर बना दिए, ठीक है। इन कंटेनर्स के अंदर मैंने इक्वल पानी डाल दिया, इन दोनों के अंदर पानी है, बराबर पानी है बिल्कुल, ठीक है, और कंटेनर का साइज भी एक जैसा है, ठीक है। एक तो सिचुएशन ये हो गई कि मैंने इनमें पानी डाल दिया, दोनों कंटेनर इक्वल हैं और इक्वल ही पानी डाल दिया। एक सिचुएशन क्या है जहां पर एक हमारा कंटेनर ऐसा है और एक जो हमारा कंटेनर है वो ऐसा है, समझ रहे हैं आप। अब इनके अंदर हमने पानी डाला, जितना पानी इसी के अंदर है, जितना पानी इसके अंदर है उतना ही हमारा सेकंड वाले कंटेनर में है, दोनों में इक्वल पानी है। ये हमारा कंटेनर 1 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है। आप देखिए, जब हमारा कंटेनर 1, जब हम इस वाली सिचुएशन की बात कर रहे हैं, जब हमारा कंटेनर, ये सिचुएशन 1 हो गई, ये सिचुएशन 2 हो गई, ठीक है। जब हम सिचुएशन 1 में थे तो 1 और 2 दोनों कंटेनर में इक्वल पानी था, ठीक है, और कंटेनर का साइज भी एक था। लेकिन जब हमने कंटेनर चेंज कर लिए, एक कंटेनर को ऐसा ही रखा और दूसरा कंटेनर हमने थोड़ा लंबा ले लिया और पानी दोनों में इक्वल ही रखा, तो बच्चे को ये समझ में नहीं आएगा, बच्चे को इसकी लेंथ, इसकी शेप, साइज के बारे में समझ में नहीं आएगा। बच्चे को क्या लगेगा कि जो हमारा ये वाला कंटेनर है, सेकंड वाला कंटेनर, इसमें पानी ज़्यादा है। तो ये कंजर्वेशन यही कंसेप्ट है कि बच्चा ये चीज़ समझ पाए, ठीक है। आगे जब हम कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज पे जाएंगे तो वहां समझ आएगा कि क्या होती है इसकी एबिलिटी। तो यही कंजर्वेशन बता रहा है कि एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एंड एक्सप्लेन बोथ द चेंज एंड कंस्टेंसी इन द एनवायरनमेंट एंड द एबिलिटी टू सेपरेट चेंजेस, ठीक है। तो यही हमारा कंजर्वेशन है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए, ये आ गया हमारा स्कीमास। अब देखते हैं ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर। स्कीमास क्या होती है, हमारी ऑर्गेनाइज पैटर्न ऑफ बिहेवियर होती है। हमारे माइंड में एक ऑर्गेनाइज पैटर्न होता है किसी भी सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए, किसी भी सिचुएशन में एक्ट करने के लिए, उसे स्कीमास कहा जाता है। ये बहुत इंटरलिंक्ड है आपस में। दैट कैन बी इजीली रिपीटेड आर कॉल्ड स्कीमास, जिसे हम बार बार रिपीट करते हैं। व्हेन, एग्जांपल क्या कह रहा है, व्हेन अ चाइल्ड गोज टू अ स्कूल, टेक्स हिज बुक कॉपी अकॉर्डिंग टू द क्लास रूटीन, वियर्स द स्कूल ड्रेस, वियर्स शूज, that all these organized patterns of the behavior are called schemas। क्या होते हैं स्कीमास, एक तो वो रिपीट होते हैं और बच्चा जो रोज जो काम कर रहा है रेगुलरली, स्कूल जाता है, नहाता है, वापस आता है, पढ़ता है, ट्यूशन जाता है, तो रोज एक चीज को रिपीट कर रहा है, वो उसके माइंड में एक पैटर्न बन चुका है उस चीज का, ठीक है, उसे बोला जाता है स्कीमास। द रिलेशन ऑफ स्कीमास टू मेंटल ऑपरेशन इज ऑब्वियस, ठीक है। स्कीमास आर एक्सप्रेस्ड फॉर्म ऑफ मेंटल ऑपरेशंस। स्कीमास क्या है, स्कीमास है एक्सप्रेस्ड फॉर्म ऑफ मेंटल ऑपरेशंस, मेंटल ऑपरेशंस की ही एक्सप्रेस्ड फॉर्म है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्कीमा, देखिए स्कीमा और स्कीमास बहुत सिमिलर लग रहा है। स्कीमा और ये स्कीमा है हमारा और ये स्कीमास था, बहुत सिमिलर लग रहा है लेकिन बहुत डिफरेंट है, आप देखेंगे जब। स्कीमा साउंड वेरी सिमिलर टू स्कीमास, बट द ट्रुथ इज दैट इट्स मीनिंग इज डिफरेंट फ्रॉम दैट। आपको लग रहा होगा ये बोलने में कि एक जैसा ही है और स्पेलिंग भी लगभग एक का ही फर्क है, लेकिन ये डिफरेंट है। पियाजे स्कीमा रेफर
refers to a mental structure that can be generalized. Schema is thus a closely related concept of mental operation and cognitive structure. देखिए schemas वो होता था जो हम रूटीन में कर रहे हैं डेली और रिपीट कर रहे हैं बार बार, लेकिन जो पियाजे का स्कीमा है वो रेफर टू अ मेंटल स्ट्रक्चर दैट कैन बी जनरलाइज्ड. क्या होता है? मेंटल स्ट्रक्चर होता है जो हम जनरलाइज कर सकते हैं. क्या होता है स्कीमा? स्कीमा एक अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, एक बच्चे की अंडरस्टैंडिंग से बच्चा जिस सिचुएशन में जो काम कर रहा है, किस कॉग्निटिव स्ट्रक्चर पे कैसे यूज कर रहा है, क्या मेंटल ऑपरेशंस कर रहा है, तो वो सब हमारा स्कीमा आ जाता है. ये बहुत इंटरलिंक्ड है आपस में. मेंटल ऑपरेशन, स्कीमा, इक्विलिब्रियम, ये सब आपस में इंटरलिंक्ड है, लेकिन थोड़ा थोड़ा इनका मीनिंग डिफरेंट है. चलिए आगे बढ़ते हैं. डीसेंटरिंग. डीसेंटरिंग क्या होती है? आप देखिए, according to Piaget, decentering refers to the ability to think objectively or realistically about an object or thing. They said that the children of the age of 3 to 4 months do not have such ability. Rather, they think about an object or thing in an egocentric manner. But after passing some age, like when they turn 23-24 months, he develops the ability to think द ऑब्जेक्ट और थिंग इन अ रियल वे. अच्छा, बच्चा डीसेंटरिंग का क्या मतलब बता रहा है? ये बता रहा है कि डीसेंटरिंग वो होती है जिसमें बच्चा सिर्फ अपने वे में सोचता है और जो भी सोचता है वो अपने लिए ही सोचता है, ठीक है. उसकी जो थिंकिंग होती है वो बहुत ज़्यादा ईगोसेंट्रिक होती है. अगर बच्चे को कुछ भी लगेगा कि बच्चा सिर्फ अपनी उससे सोचता है कि ये मेरे लिए आया है या मुझे ऐसे करना है, क्योंकि बच्चे की उस टाइम पे थिंकिंग इतनी डेवलप नहीं होती है. लेकिन 23-24 महीने के बच्चे के बाद वो बच्चा रियल वे में सोचने लग जाता है. तो यही हमारी डीसेंटरिंग है कि रेफर टू द एबिलिटी टू थिंक ऑब्जेक्टिवली और रियलिस्टिकली अबाउट एन ऑब्जेक्ट और थिंग, ठीक है. दे सेड दैट द चिल्ड्रन ऑफ एज 3 डू नॉट सच. 3 से 4 महीने के बच्चे के पास ये थिंकिंग नहीं होती है, ठीक है. डीसेंटरिंग में क्या होता है? बच्चा रियलिस्टिक वे में सोचता है, ठीक है, लेकिन 3 से 4 महीने का बच्चा इकोसेंट्रिक मैनर में सोचता है. तो यही डिफरेंस है डीसेंटरिंग सेंटरिंग में. चलिए यहीं पे हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है, और मैं इस वीडियो का जो लिंक है इसका PDF का वो मैं डिस्क्रिप्शन में भेज दूंगा. और ऐसे ही जुड़े रहिए आप हमारे चैनल पर, और नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी लेकर आएंगे. तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं. और प्लीज़ जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए ऐसे ही. थैंक यू सो मच.